Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 9th lecture of acid, bases and salts for class 10th. So we will start in this lecture universal indicator. So the common indicators like litmus can tell us whether the given substance is an acid or a base. जो हमारा कॉमन इंडिकेटर होता है, जैसे कि लिटमस जो है वो हमको क्या बताता है कि जो सब्सटेंस हमको दिया गया है वो एसिड है या बेस है। ये हम किससे टेस्ट करते हैं? लिटमस पेपर से या लिटमस सोल्यूशन से, ठीक है ना। ये कॉमन इंडिकेटर होता है हमारा। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये कॉमन इंडिकेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिर्फ ये बताता है कॉमन इंडिकेटर जो लिटमस है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ना। they cannot tell us whether the given substance is a strong acid or a weak acid। मतलब अब यह नहीं बताता है जो हमारा लिटमस पेपर होगा, है ना, वो ये नहीं बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिड तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये चीज़ नहीं बताएगा। अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस, ये भी नहीं बताएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। हाँ, ये बता देगा एसिड है या बेस है। इन अदर वर्ड्स, the common indicator cannot tell us the relative strength of acids or bases। तो कॉमन इंडिकेटर हमको कभी ये नहीं बता सकता कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है या बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, वो ज़्यादा है एसिडिक, कम एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है। ये कॉमन इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर वगैरह नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस कैन टेल अस दैट सब्सटेंस सल्फ्यूरिक एसिड एंड विनेगर are both acidic, but it cannot tell us that sulfuric acid is a strong acid or more acidic, okay, than vinegar solution। तो जो हमारा लिटमस है वो तो ये बता सकता है कि जो है सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एसिड है, जो विनेगर होता है जो एसिडिक एसिड CH3COOH ये भी एक एसिड है, लेकिन ये नहीं बता सकता लिटमस कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक है और वो किससे ज़्यादा एसिडिक है, एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। वो ये नहीं बता सकता कि सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। लिटमस पेपर ये नहीं बता सकता। मतलब जो भी सिंपल वाले आपके इंडिकेटर होंगे वो आपको स्ट्रेंथ नहीं बता सकते हैं। वी कैन हाउएवर मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड सोल्यूशन और अ बेस सोल्यूशन बाई यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके ये भी बता सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा एसिडिक है या कौन किससे ज़्यादा बेसिक है, या कितना ज़्यादा और कितना कम एसिडिक या बेसिक नेचर है, किस चीज़ से? यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। विच वर्क्स बाय मेजरिंग द पीएच ऑफ सोल्यूशन। किसकी प्रिंसिपल पे काम करता है वो? मेजरिंग द पीएच ऑफ सोल्यूशन का पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है हम लोग मेज़र कर लेते हैं, उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से, ओके। Thus, to obtain an idea of how acidic or basic a substance is, universal indicator is used। कितना एसिडिक या कितना बेसिक है इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है। वही बात बार बार दोहरा रहा है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। चलिए देखते हैं किस डिस्कशन से क्लियर हो जाएगा। अ कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इन द स्कूल लेबोरेटरी इज़ टू यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। जो कॉमन मेथड है पीएच को मेज़र करने का स्कूल या लेबोरेटरी में, स्कूल की लेबोरेटरी में, वो क्या यूज करते हैं हम लोग? यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं और बता देते हैं कि कितना इसका पीएच है ना, ओके। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है या डाई कह लीजिए वो, है ना। कई सारे इंडिकेटर्स का क्या है? डाइज है या मिक्सचर है। विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। वो ऐसा स्केल है कि उस स्केल में अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर से क्या होते हैं, मतलब उस पर अलग अलग कलर होते हैं। जिस कलर को वो शो करता है उसके बिहाफ पे हम लोग पीएच कैलकुलेट अपना बताते हैं, इतना पीएच है। अभी देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। सिंस द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन। व्हेन एन एसिड और बेस सोल्यूशन इज एडेड टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर, द इंडिकेटर प्रोड्यूसेस अ न्यू कलर। जब भी कोई अलग अलग एसिड अलग अलग बेस को आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ट्रीट करेंगे
मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन के साथ क्या करेंगे, डिप करेंगे या उसको ट्रीट करेंगे, तो आपको अलग अलग कलर मिलेगा हर एक एसिड और हर एक बेस में, है ना। ओके, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड और अ बेस सोल्यूशन बाय मैचिंग द कलर विद द कलर्स ऑन पीएच को कलर चार्ट। तो ठीक है, जो पीएच कलर चार्ट होगा उस पर हम देख करके ये बता देंगे कि भाई इसका पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, कैसे बताएंगे अभी हम लोग देखेंगे इसको, है ना। एंड नोइंग द पीएच वैल्यू वी कैन मेक आउट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। द कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एट वेरियस पीएच वैल्यूज आर गिवन बिलो। तो देखिए क्या है, कौन कौन से कलर अगर आ रहे हैं पीएच स्केल पे, जो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर है उस पर कौन कौन से कलर आ रहे हैं तो कितना पीएच होगा। मान लीजिए डार्क रेड आया, कैसा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं, है ना। मान लीजिए हमने इसको किसी सोल्यूशन में डिप किया, ठीक है, उसका पीएच आया 0, है ना, तो कौन से कलर पे रहेगा, डार्क रेड पे रहेगा। ओके, तो अगर उसका पीएच आया, यहाँ देखिए डार्क रेड आ रहा है, उसका अगर पीएच आया मान लीजिए 3 आया तो वो ऑरेंज वाले रेंज में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 5 आया उसका पीएच, तो हो सकता हो वो किस में आ जाए, ऑरेंज येलो में आ जाए। ठीक है, 6 आया तो येलो में आ जाएगा। 7 उसका पीएच आया, मतलब कलर कौन सा आया, कलर आ गया आपका पर्पल अगर आ गया तो पर्पल इसमें देखिए 11 नंबर पे है। यानी अगर जैसे ही हमने सोल्यूशन में इसको डाला और यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर शो कर रहा है, पर्पल, तो हम समझ जाएंगे इसका पीएच वैल्यू क्या है, 11। उसके लिए हमको ये चार्ट याद करना पड़ेगा कि कौन सा कलर है तो कितना पीएच होगा, है ना। मान लीजिए हमारे इंडिकेटर्स ने बताया कलर आपको वायलेट, तुरंत समझ जाएंगे वायलेट कौन है, 14 नंबर वाला पीएच है, यानी बेसिक सोल्यूशन है। 13 मतलब वायलेट में क्या होगा, उससे हल्का वायलेट है तो समझ लीजिए उसका 13 है पीएच। ठीक है ना, उससे मतलब डार्क पर्पल में आ गया तो उसका 12 है पीएच, अगर पर्पल आ गया तो 11 है पीएच, नेवी ब्लू आ गया तो 10 है पीएच, है ना। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम डिप करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर शो कर रहा है, जो कलर शो करता है उसको हम लोग यूनिवर्सल जो हमारा इंडिकेटर वाला चार्ट है, जो कलर देख करके हम बताते हैं उससे मिलाएंगे कि इस कलर में कितना पीएच रेंज होता है, वो हमको बता देगा। ठीक है ना, तो यही होता है लेबोरेटरी में, इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि पीएच किस सोल्यूशन का, मतलब इंडिकेटर जो है बता देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर कि कितना है इसका पीएच, मतलब स्ट्रेंथ क्या है किसी भी सॉल्यूशन की। एसिडिक बेसिक तो बताने के लिए नॉर्मल सिंपल वाला भी आपका जो इंडिकेटर था वो काम आ जाता है, लेकिन कितना एसिडिक कितना बेसिक है अगर वो जानना है तो ये चार्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 0 पे है डार्क रेड, मान लीजिए हमने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन हमको टेस्ट करने के लिए मिला लैब में, हमने उसमें अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और उसमें डार्क रेड आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो 0 पीएच है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसको टेस्ट करते ही हमारे लिए भयावह हो जाएगा। ठीक है, रेड आ गया तो मतलब 1 है, ठीक है ना, और मतलब थोड़ा सा डार्क रेड आ गया तो क्या हो गया, 2 उसका पीएच है ना। तो ऐसे ही होता है बच्चों। ठीक है, ये कलर आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, है ना। तो 2 आ गया तो रेड रहेगा, 3 अगर मतलब ऑरेंज रेड आया, पीएच का जो इंडिकेटर है उस पर मतलब ऑरेंज रेड आया तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर ऑरेंज है तो पीएच की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, ऑरेंज येलो है तो पीएच की वैल्यू 5 आएगी। इसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पढ़ने से दिमाग में बैठ जाता है, वो चीज़ घर पर जाती है। चलिए, द कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर एट वेरियस पीएच वैल्यूज आर शोन इन द चार्ट गिवन बिलो। ठीक है, उसमें कौन कौन सा कलर शो कर रहा है, देखो 1 वाले पे इस कलर का होगा, पीएच अगर 2 है तो इस कलर का हो जाएगा, पीएच 3 है तो इस कलर का हो जाएगा, 4 है तो इस कलर का हो जाएगा, 5 है तो इस कलर का हो जाएगा, 6 है तो इस कलर का हो जाएगा। लेकिन ये कलर होगा कैसे, कलर होगा ऐसे बच्चों कि हमको सोल्यूशन दिया गया टेस्ट करने के लिए लैब में, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को उसमें डाला, जैसे ही डाला या इस कलर का शो किया या इस कलर का शो किया, किसी भी कलर का शो किया, जैसे ही शो किया हम इस वाले चार्ट पे लाएंगे और अपना मैच कर लेंगे कौन सा कलर उस सोल्यूशन का हो गया, है ना। मानिए हमने डाई के फॉर्म में डाला था, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाई के फॉर्म में यूज किया, डालते ही उस सोल्यूशन का कलर हो गया रेड, तो हम तुरंत रेड यहाँ देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे है रेड, ठीक है ना, इसका पीएच इतना है। अगर इसका आ गया पर्पल तो हम यहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन का कलर अगर पर्पल आ गया तो हम चार्ट में अपने देखेंगे पर्पल कहाँ आता है, मान लीजिए पर्पल यहाँ कहीं आया तो उसका जो पीएच वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 11, ठीक है ना।
11 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। द मेकर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोवाइड अ pH कलर चार्ट टू कंपेयर द कलर प्रोड्यूस्ड ऑन द इंडिकेटर पेपर। चलिए ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। और एडिंग एसिड और बेस सोल्यूशन एंड फाइंड आउट इट्स pH वैल्यूज़। ओके, तो हम लोग को यूनिवर्सल जो भी हमारे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनते हैं जो हम लोग को मिलते हैं उसके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला चार्ट भी मिलता है ना। इसका जो pH वैल्यू वाला चार्ट है वो भी मिलता है, मतलब कलर वाला, कि हम कलर से मैच करके देख लें कि कितना pH वैल्यू है। जस्ट लाइक लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। हो सकता है ये पेपर के फॉर्म में मिले यूनिवर्सल इंडिकेटर, या तो हमको सोल्यूशन के फॉर्म में मिले। सोल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा तो हम डायरेक्ट मैच कर लेंगे चार्ट से, है ना। अगर हमको पेपर के फॉर्म से मिलता है तो पेपर का कलर जो होगा उसको हम इसमें से मैच करा लेंगे, है ना। या तो सोल्यूशन का कलर चेंज होगा या तो पेपर का कलर चेंज होगा। अगर पेपर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर सोल्यूशन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, दोनों हो सकता है। वी विल नॉट डिस्क्राइब हाउ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इज यूज्ड टू मेजर द pH वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कैसे pH वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अ ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशंस टू बी टेस्टेड इज पुट ऑन द स्ट्रिप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो हमको टेस्ट करना है सोल्यूशन, उसको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के स्ट्रिप ले लिए, पतली सी पत्ती ले लिए, उस पर हम लोग क्या कर दिए, स्ट्रिप को मतलब डाल दिए, इस स्ट्रिप पे कुछ ड्रॉप डाल दिए, है ना, जिस सोल्यूशन को टेस्ट करना है। द इंडिकेटर पेपर विल अंडरगो अ चेंज इन कलर। इस पेपर में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के पेपर में कलर चेंज हो जाएगा ना। वेयर द सोल्यूशन हैज़ बीन पुट, जहाँ तक सोल्यूशन डाला गया है इस पे एक बूंद दो बूंद, वहीं तक इसका कलर चेंज होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का। द कलर प्रोड्यूस्ड ऑन इंडिकेटर पेपर इज देन मैच्ड विद अ कलर ऑन द स्टैंडर्ड पेपर कलर, हाँ, चार्ट जो कि अवेलेबल होगा इन द लेबोरेटरी। हमको जो यूनिवर्सल पेपर वाला चार्ट है उसमें जो कलर दिए रहते हैं, हर लेवल पे अलग अलग pH है ना, उससे ये स्ट्रिप का जो कलर है वो मैच कराएंगे। किस कलर किस रेंज में आ रहा है, मान लो यहाँ पे आया तो इसका मतलब इस सोल्यूशन जो हमको दिया गया है उसका pH कितना है, 11 है। अगर इस कलर से मैच कर रहा तो इसका pH 12 हो जाएगा, इस कलर से मैच कर रहा तो इसका कलर 6 हो जाएगा। सोल्यूशन को डिप करने के बाद यूनिवर्सल पेपर पे जो भी कलर आता है, जो मतलब पेपर को सोल्यूशन में डिप करेंगे, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, जिस कलर का इसो कर रहा है उसको इस चार्ट से मैच करा लेंगे। जिस रेंज में वो मैच करेगा, मान लो ये वाला कलर आया तो उसका मतलब उसका pH 14 है। तो बहुत आसान है बच्चों, समझ में आ गया होगा। वी कैन रीड द pH वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस कलर from the pH color chart, and knowing the pH value we can tell whether the given solution is a strong acid, a weak acid, a strong base or a weak base। इस बेसिस पे हम चार्ट से मिलाने के बाद pH बताएंगे और उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। मान लो हमारा pH आया 6 तो इसका मतलब 7 से अंदर है, एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है। जैसे जैसे इधर जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। मान लो हमारा pH आया 11 या 13 आया, चलो pH 13 आया, मतलब बेसिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, लेकिन इधर जाने पे बेसिक नेचर बढ़ता है तो मतलब ज़्यादा बेसिक है ना, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, ठीक है। मान लो आया pH 1, मतलब ये 7 से कम है, इसका मतलब एसिडिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हम बता सकते हैं इससे यूनिवर्सल इंडिकेटर से लैब में। अब आप लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो आप लोग यूज करके खुद देखिएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑन पुटिंग द ड्रॉप ऑफ अ सोल्यूशन ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर द पेपर टर्न्स डार्क रेड, देन इट्स pH विल बी अराउंड 0, है ना। मान लीजिए हमने pH पेपर को सोल्यूशन में डिप किया, है ना, और उसका कलर आया रेड, तो इसका मतलब वो क्या है, उसका pH वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड हेंस इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। 0 से 1 के रेंज में आया तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, रेड कलर में होगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन ऑरेंज कलर इज प्रोड्यूस्ड देन द pH वैल्यू विल बी 4 एंड इट विल बी अ वीक एसिड। अगर मान लीजिए उसका कलर क्या आया, कलर आया आपका ऑरेंज, तो ऑरेंज के किस रेंज में आ रहा है, 4 के रेंज में, pH वैल्यू 4, इसका मतलब वो वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाद 3 वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 2 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और 1 वाला तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि जिसका कोई आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर बढ़ता है। देयर आर आल्सो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस्ड विद डिफरेंट बेसिक सोल्यूशन, अलग अलग बेसिक सोल्यूशन में भी अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है, तो इतना आप लोग बच्चों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, 10 वाटर विल प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, वाटर का क्या कलर होता है,
जब हम लोग चार्ट से मैच करते हैं तो उसमें आता है ग्रीन कलर, ओके। तो वाटर विल प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर किस वैल्यू किया है 7, पीएच वैल्यू 7 का, देखिए यहाँ पे 7 पे ग्रीन वैल्यू है। तो वाटर का जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर वाटर के अंदर डालेंगे, प्योर वाटर के अंदर, तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रिप जो रहेगी, है ना। इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे क्या है कि ये 7 के रेंज में यानी न्यूट्रल कोई सब्सटेंस है ना। अब चलिए लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम बिलो, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। सिंपल प्रॉब्लम 1, यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सोल्यूशन बी इज 8। हमारे पास दो सोल्यूशन दिए गए हैं जिसका हमने पीएच हमें बता दिया गया है कि जो सोल्यूशन ए है उसका पीएच 6 है और सोल्यूशन बी है जो उसका पीएच 8 है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इन दोनों में देखो ज़्यादा एसिडिक कौन है, 6 वाला या 8 वाला। तो हम जानते हैं जिसके पीएच वैल्यू जितना कम वो उतना ज़्यादा एसिडिक, यानी 6 वाला जो है ए यानी कि ज़्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आई, इसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। विच ऑफ द सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक, तो हम जानते हैं सोल्यूशन ए जो होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है, और सोल्यूशन बी जो है वो 7 से ज़्यादा इसलिए बेसिक होगा। बात समझ में आ गई, तो दोनों का आंसर मिल गया, है ना। अब ये आप आंसर को सोल्यूशन वाला पढ़ लीजिएगा ये पूरा, ठीक है। अब सैम्पल प्रॉब्लम 2 देख लेते हैं, पॉज करिए और इसको आंसर को पढ़ लीजिए आप। सैम्पल प्रॉब्लम 2 क्या है, 5 सोल्यूशन ए बी सी डी ई when tested with universal indicator showed pH of 4, 1, 11, 7 and 9। अब 5 हमको दिया गया सब्सटेंस, 5 सोल्यूशन दिया गया ए बी सी डी एंड ई, है ना, और सबका पीएच क्या दे दिया है 4, 1, 11, 7, 9 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। ए बी सी डी ई में देखो कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है, तो हम जानते हैं कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। तो 7 किसका है, डी का है, डी का जो हमारा पीएच वो कितना है 7 है, इसका मतलब डी क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रांगली अल्कलाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, बेसिक जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसकी 11 की, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा 11 नंबर वाला। बात समझ में आई, यानी कि कौन हो जाएगा ए बी सी, सी हो जाएगा आपका, सी क्या है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा इनमें, है ना। स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम, देखो सबसे कम किसकी है 1, है ना। 1 कौन आ रहा है ए बी, ए 4 है बी 1 है, यानी बी वाले का सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा सोल्यूशन का, है ना। और फिर क्या है वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक मतलब एसिड तो हो और वो साथ ही साथ वीक हो। तो वीकली एसिडिक कौन हो जाएगा बच्चों, जिसका 7 से कम पीएच हो लेकिन उसमें 7 से कम में सबसे ज़्यादा वाला, 7 से कम में देखिए कौन है 7 है 1 है 4 है, 7 से कम कौन सा है 4 और 1, तो इन दोनों में कौन थोड़ा ज़्यादा है 4, तो ये वीक एसिड होगा और एक जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। बस समझ में, तो पूछ रहा वीकली एसिडिक मतलब 7 से कम भी हो और 7 के आसपास की वैल्यू हो। तो 7 के आसपास 1 है कि 4 है, तो हम जानते हैं 4 है। तो वीकली एसिड कौन हो गया, सोल्यूशन आपका देखिए ए बी सी या डी, ए सबसे ज़्यादा वीकली एसिड है, ठीक है ना। चलिए और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वीकली अल्कलाइन। तो वीकली अल्कलाइन का मतलब क्या है 7 से ज़्यादा हो तब बेसिक है, बेसिक पूछ रहा है ये बेसिकली, है ना। तो 7 से ज़्यादा हो बेसिक हो, लेकिन 7 से थोड़ा ही ज़्यादा हो, 14 तक ना पहुंच जाए, 12 तक ना पहुंच जाए, वो तो ज़्यादा बेसिक हो गया। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 7 के बाद देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है 9 आ रही है, 11 आ रही है। तो 11 और 9 में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, 11 ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन ये पूछ रहा कौन, वीकली अल्कलाइन मतलब कम बेसिक हो, ज़्यादा नहीं। तो 7 के बाद कौन सी वैल्यू है 9, यानी कि हमारा जो कौन सा सोल्यूशन ई सोल्यूशन जो है वो वीकली बेसिक होगा। तो इसका आंसर आप लोग इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन में पीएच का क्या यूज है। द पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी एक्टिविटीज ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारे स्टमक के अंदर क्या हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, उसमें गैस्ट्रिक जूस जो है उसका पीएच जो है डेली लाइफ में यूज का है ना। द पीएच चेंजेस इन माउथ कैन बिकम अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जो पीएच चेंज हमारे मुंह के अंदर हो रहा है वो टूथ डिके का कारण हो सकता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड मैनी एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स and some plants make use of acidic and basic liquid for self defense purpose. Let us discuss all this
इन समवॉट डिटेल, कुछ डिटेल में इसको देखते हैं कि पीएच का क्या यूज है रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में। ओके, फर्स्ट पीएच इन आर डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पीएच का क्या रोल है देखते हैं। आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, अंदर रिएक्शन होती है तो हाइड्रोक्लोरिक HCl प्रोड्यूस होता है ऑफ पीएच अबाउट 1.4, जिसका पीएच हो जाता है उस सोल्यूशन का 1.4। दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आर फूड, हमारे खाने को पचाने के लिए काम करता है कौन, जो हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है ना स्टमक के अंदर, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, बिना हमारे स्टमक को बर्बाद किए, ख़राब किए। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीज़न, बहुत सारे अलग अलग रीज़न से ज़्यादा एसिडिक मतलब HCl प्रोड्यूस हो जाता है ना। वन बीइंग ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा कोई खा ले तब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है ना। द एक्सेस एसिड इन द स्टमक काज इंडाइजेशन, ज़्यादा एसिड हो जाएगा HCl तो हमें इंडाइजेशन कर देगा, मतलब अब डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है ना, कब्ज हो रहा है। विच प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन, जो हमारे पेट में इरिटेशन पैदा करता है ना। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ पेन, मतलब हमको इससे आज़ादी चाहिए, अगर हमको इंडाइजेशन हो गया तो ये अच्छी बात तो है नहीं, बहुत जलन होगा, इससे आज़ादी चाहिए, गेट रिड चाहते हैं इससे हम लोग, है ना, या मतलब उसके दर्द से छुटकारा चाहते हैं। वी कैन टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स, जो बेस होता है वो हम लोग खा लेते हैं, जिसको हम लोग एंटासिड्स कहते हैं, है ना। एंटासिड्स मीन एंटी एसिड, एसिड का एंटी को एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड्स आर अ ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो जो एंटासिड होता है वो एक तरीके का बेस ही है ना, और वो है उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी बॉडी पर नहीं पड़ता है। तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस, तो जो एंटासिड होगा वो थोड़ा सा बेसिक होगा, ठीक है ना। तो बीइंग, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होगा, वीक बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक चीज़ खा लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बीइंग बेसिक इन नेचर एंटासिड्स रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट, बेसिक होने की वजह से एंटासिड क्या होता है, रिएक्ट कर लेता है अंदर की जो एक्सेस एसिड है स्टमक के अंदर, और उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन कंसर्न, जो चिंता में है पर्सन उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देता है ये, है ना, एंटासिड जो होता है। द टू कॉमन एंटासिड्स यूज्ड फॉर क्यूरिंग इंडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी एंड आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम करता है, इंडाइजेशन को ख़त्म करता है ना, ये बेस है, और अगर एसिडिटी हो गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो होता है ये भी इंडाइजेशन को क्या करता है, ख़त्म करता है। सेकंड यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ये किसका कारण होता है, टूथ डिके का भी कारण होता है ना, पीएच अगर चेंज होता है तो, है ना, दांतों का सड़ना। व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, जब हम लोग खाना खाते हैं जिसमें शुगर होता है, शुगर किस में होता है, मान लीजिए दूध पिए, दूध में लैक्टोस जो होता है वो शुगर होता है, ठीक है ना। देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड, तो जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है एक, जो मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट ग्लूकोज होंगे जो हमारे मुंह पे लगता है उसके अटैक करते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, इस तरीके से समझ लीजिए। तो हमारे मुंह के अंदर क्या होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे वो क्या करते हैं, वो ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ते हैं, जो शुगर जो हमारे अंदर जाएगा मुंह के, उसको तोड़ने का काम करेंगे कौन, बैक्टीरिया। लेकिन दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको, उस वाले शुगर को तोड़ने के लिए लैक्टिक जो मतलब हमारे अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो ये काम करता है। सच है लैक्टिक एसिड बना देता है किसको, शुगर को, हमारा मुंह किस में प्रेजेंट शुगर को, मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को, ठीक है ना। दस एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर अ शुगरी फूड हैज़ बीन ईटन, अगर हम लोग शुगरी वाला मतलब शुगर कंटेनिंग वाला फूड खाएंगे तो हमारे मुंह में क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, है ना, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या जो भी बैक्टीरिया है वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। दिस एसिड, अब जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने में क्या है, दूध दही में कन्वर्ट इसीलिए होता है क्योंकि वो जो दूध में प्रेजेंट शुगर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो खट्टा भी हो जाता है। एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ, है ना, और यही एसिड क्या करता है, पीएच घट जाता है माउथ का पीएच जो है घटा देगा। एसिड जैसे ही बनेगा भाई, जहाँ एसिड बनेगा उसका पीएच वैल्यू तो कम होगा ना, तो पीएच घट जाएगा, मेकिंग इट एसिडिक, हमारे मुंह के जो सोल्यूशन है उसको क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है आफ्टर खाने के बाद। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो, है ना,
तो जो पीएच है हमारे मुंह का वो गिरने लगता है ना, टूथ डिके होने लगता है, मतलब दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा अगर ज़्यादा हमारा पीएच गिर गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो। दिस इज़ बिकॉज देन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ एंड कोरोड इट। हमारे इनेमल को जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग जो है एसिड अफेक्ट करने लगेगा, है ना, और सड़ाने लगेगा। दिस सेट्स इन टूथ डिके, ये क्या करता है, टूथ डिके का कारण बन जाता है। अगर एसिडिटी बढ़ गई मुंह की तो वो टूथ डिके का कारण बन जाएगा। पीएच वैल्यू गिरने का मतलब यही है कि टूथ अब हमारा ख़राब हो जाएगा। दो टूथ इनेमल इज़ मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हालांकि जो टूथ इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो जो टूथ इनेमल है वो होता है। किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। बट इट स्टार्ट्स गेटिंग करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। तब भी टूथ इनेमल जो है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ये भी क्या होने लगेगा, सड़ने लगेगा। कब, जब पीएच वैल्यू जो है माउथ की, मुंह की 5.5 से कम हो जाए। 7 से कम हुआ तो एसिडिक हो गया, लेकिन 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इन टू क्लीन इज़ टू क्लीन द माउथ थरोली आफ्टर ईटिंग फूड। ध्यानपूर्वक आप अगर क्या करें, मुंह को साफ़ करें, है ना, खाना खाने के बाद, तो हम टूथ डिके को रोक सकते हैं। बाय रिंसिंग इट विथ लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर, ज़्यादा पानी से हम लोग क्या करें, कुल्ली करें, है ना। मैनी टूथपेस्ट कंटेन्स बेसेस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। बहुत से ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जिसमें बेसेस होते हैं और वो मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द पीएच ऑफ टूथपेस्ट बीइंग अबाउट 8, सो यूजिंग द टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो पेस्ट, जो ज़्यादातर पेस्ट होते हैं उनका पीएच लगभग 8 होता है, तो वो मुंह का जो एसिडिक नेचर है उसको ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो पेस्ट, ठीक है ना। अ पर्सन कैन लेसन द chances of suffering from tooth decay by changing his eating habits such as eating less of sugary foods like sweets। कम मीठा चीज़ खाए पर्सन तो उससे भी जो टूथ डिके है वो कम होगा, है ना। बच्चे देखो दांत सड़ जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं, चॉकलेट वॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो शुगर उसमें प्रेजेंट है टॉफ़ी में या चॉकलेट में, उस पर जो बैक्टीरिया है वो अटैक करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा माउथ का सोल्यूशन जो है एसिडिक हो जाता है और वो टूथ डिके का कारण बन जाता है। इसीलिए रेगुलर ब्रश करते रहना चाहिए, है ना, पेस्ट लगा करके रेगुलर ब्रश करिए। हमारा दिन में एक बार सुबह कर लीजिए, एक बार शाम को कर लीजिए, आपकी जो ये दिक्कत है टूथ डिके की नहीं होगी। जैसे दांत हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बेटा, दांत अगर नहीं होगा तो हम लोग सही से चीज़ें खा नहीं पाएंगे, सही से पचेगा नहीं, सही से पचेगा नहीं तो सही से हमारी बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी, है ना, और धीरे धीरे उम्र भी कम हो जाएगी लोगों की। तो दांत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉफ़ीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट्स एंड कैंडी, ये सब क्या रखते हैं अपने अंदर, मतलब शुगर कंटेन करते हैं, है ना, इसीलिए तो मीठा होता है। चलिए, थर्ड, डेली यूजेज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जो है हम देख रहे थे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के लिए। द प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज इन देयर इन्वायरमेंट्स। अपने इन्वायरमेंट में वो पीएच चेंज नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर पीएच कंडीशन विच सूट देम। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल है उनको रेगुलर रूप से मतलब प्रॉपर पीएच वैल्यू चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पीएच बदलेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इनके लिए, नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल के लिए इट इज़ नॉट गुड। चलिए सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल का पीएच और प्लांट ग्रोथ देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज़ क्लोज टू 7। ज़्यादातर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कब करते हैं, जब उसका पीएच क्या हो, 7 के आसपास हो। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू बेसिक, बहुत ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। या तो बहुत ख़राब तरीके से प्लांट बढ़ेगा या तो बहुत बढ़ेगा ही नहीं, अगर किसका सॉइल का पीएच क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ठीक है ना। द सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। सॉइल एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, नेचुरली ऐसा हो सकता है। द सॉइल पीएच इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं फील्ड में, उसकी वजह से भी जो सॉइल का पीएच है उसमें चेंज आता है। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज 4 एंड दैट ऑफ द बेसिक सॉइल कैन गो अप टू 8.3।
मतलब 8.3 तक बेसिक वाला पहुंच सकता है। मतलब सॉइल की जो है रेंज जो है 4 से लगाए 8.3 तक पहुंच सकती है ना। केमिकल्स कैन बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट इट्स पीएच एंड मेक इट सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है ना। चलिए देखिए, जो हमारे पास क्या यूज करते हैं हम लोग, केमिकल्स यूज करते हैं किस लिए, कि सॉइल की हम लोग पीएच को मेंटेन कर सके। बढ़ गए, मान लो घट गई हो, 4 पे आ गई हो तो उसको 7 पे ले जाना है, 8 पे चली गई हो तो भी 7 पे ले जाना है ना। तो इस तरीके के करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे सॉइल हमारा मेंटेन रहता है उसका पीएच। मोस्ट ऑफन द सॉइल इन द फील्ड इज टू एसिडिक। अक्सर ऐसा होता है कि जो फील्ड की सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। क्यों ऐसा होता है अभी मैं बताता हूँ। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक हैविंग लो पीएच देन इट इज़ ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक क्विकलाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस मिला देंगे, है ना, केमिकल के रूप में, तो सॉइल हमारा एसिडिटी कम हो जाएगी। और स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और चाक कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ये सब मिला करके हम लोग एसिडिटी कम कर सकते हैं सॉइल की। अच्छा, सॉइल एसिडिक क्यों हो जाता है बच्चों? जैसे जब वर्षा होती है, पानी बरसता है, तो इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, बहुत सारे गैसेज है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारे गैसेज जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव एसिड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है कार्बोनिक एसिड बना लेगा। तो ये सब जो है एसिड रेन होने लगी। पानी बरसता है, इन्वायरमेंट में ही गैसेस से रिएक्ट करता है और वो एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है। प्योर वाटर बरसा और एसिडिक सोल्यूशन बन गया, नीचे गिरा तो मिट्टी में कैसा हो जाएगा, एसिड मिल जाएगा। अब एसिड मिल जाएगा तो एसिडिक मिट्टी हो जाएगी, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। बात समझ में क्यों एसिडिक होता है सॉइल? ज़्यादातर सॉइल एसिडिक होने का यही रीज़न है। ऑल दीज मटेरियल्स आर बेसिस एंड हेंस रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन सॉइल एंड रिड्यूसेस द एसिडिटी। जो ये सारे मटेरियल का नाम बताया गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, ये सारे मटेरियल बेसिस हैं और ये एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं सॉल्ट के अंदर जा करके, अरे सॉइल के अंदर जा करके, और एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं सॉइल की, जिससे ग्रोथ हो सके अच्छे से प्लांट का। दस अ फार्मर शुड ऐड लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक। स्लेक्ड लाइम यूज करे, चॉक यूज करे या सिंपली लाइम यूज करे इन हिज फील्ड व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक। बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सॉइल ना, प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो फार्मर को क्या करना चाहिए, लाइम यूज कर ले, स्लेक्ड लाइम यूज कर ले या क्विक लाइम यूज कर ले, ठीक है ना। चॉक यूज कर सकता है ना। चलिए, समटाइम्स हाउएवर द सॉइल इज़ टू बेसिक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉइल क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है ना। और टू अल्कलाइन हैविंग अ हाई पीएच, बहुत ज़्यादा पीएच होती है सॉइल की। इफ़ द सॉइल इज़ टू अल्कलाइन देन इट्स अल्कलिनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाई एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बेसिक हो गया है ना, तो द सॉइल इज़ टू बेसिक हैविंग अ हाई पीएच, बहुत ज़्यादा पीएच है, तो इफ द सॉइल इज बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कैन बी रिड्यूस्ड बाई एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग होते हैं उसको हम लोग सॉइल में मिक्स कर देते हैं, है ना, मैन्योर और कंपोस्ट। तो मैन्योर हम लोग जानते हैं क्या होता है ना, जैसे फर्टिलाइज़र है वो हम लोग का मतलब मैनमेड प्रिपेयर किया जाता है, और जो मैन्योर होता है वो नेचुरल चीज़ों से बनता है, ठीक है ना, विच कंटेन्स एसिड्स मटेरियल्स। अभी समझ में क्या है, एसिड मटेरियल होता है। सॉइल अगर बेसिक ज़्यादा हो गया तो एसिड वाला ये जो है सोल्यूशन मिला देंगे, हमारा सॉइल फिर से बेसिक हो जाएगा, शरीर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब वी कैन चेक द पीएच ऑफ अ सॉइल और सेल्फ एज फॉलो। हम लोग सॉइल की पीएच को खुद ही चेक कर सकते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें 2 ग्राम हम लोग सॉइल मिट्टी ले लें, एंड ऐड 5 ml ऑफ वाटर टू इट। 5 ml हम पानी डाल दें, है ना। सेक द टेस्ट ट्यूब वेल, बहुत अच्छे से टेस्ट ट्यूब को हम मिला लें लैब में ले जा करके, है ना। फिल्टर द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब थ्रू अ फिल्टर पेपर लगा करके हम लोग छान लेंगे, एंड कलेक्ट द फिल्टरेट को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, है ना। फाइंड द पीएच ऑफ दिस फिल्टरेट बाय यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का यूज करके हम लोग उसका पीएच निकाल लेंगे। दिस विल गिव अस द पीएच ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ सॉइल। सैंपल का सॉइल जो है, जो सॉइल का सैंपल है उसका हम लोग को पीएच मिल जाएगा, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं लैब में जा करके, है ना। पीएच चेंज ऑफ एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब हम लोग देखेंगे पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। द पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए भी, है ना। और बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज। हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी किस रेंज तक,
7 से 7.8 का pH रेंज रहेगा तो हमारी बॉडी क्या है, अच्छे से वर्क करेगी. ड्यू टू सम रीज़न दिस pH रेंज गेट्स डिस्टर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन, देन मैनी एनिमल्स कैन अकर, देन मैनी एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स मतलब होता है बच्चों बीमारी, है ना. एलिमेंट्स का मतलब बीमारी. ये बहुत सारी बीमारी हो सकती है अगर हमारा pH रेंज ज़्यादा चेंज हो जाए. हमारी बॉडी का pH 7 से 7.8 होना चाहिए. द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश कैन सर्वाइव इन लेक और रिवर वाटर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज. हमारी एक्वेटिक लाइफ जो होती है, जो जलीय वो होते हैं फिश वगैरह, वो भी कम ही pH को चेंज को बियर कर सकती हैं. दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ये ज़्यादा क्लियर बनेगा इस एग्जाम्पल से. व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज़ अबाउट 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन. ठीक है ना. जब हमारा pH ऑफ रेन वाटर कितना हो जाए, 5.86 हो जाए, इस रेंज में आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, एसिड रेन हो रही है. टू मच एसिड रेन कैन लोअर द pH ऑफ द लेक वाटर. pH लेक वाटर का pH को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है ना अगर एसिड रेन ज़्यादा हो जाए, है ना. और रिवर वाटर को भी क्या करेगा, इसका pH बहुत ज़्यादा गिरा देगा, मतलब एसिडिक बना देगा. टू सच एन एक्सटेंट एंड मेक इट सो एसिडिक दैट द सर्वाइवल ऑफ एसिडिक एक्वाटिक एनिमल बिकम्स डिफ़िकल्ट. तो क्या हो जाएगा, इससे एक्वाटिक लाइफ की जो होगी वो अफेक्ट होगी, मतलब ख़राब, उनका मतलब अच्छे से वहाँ पे जीवन यापन नहीं हो पाएगा, है ना. द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल द एक्वाटिक एनिमल्स. जो ज़्यादा एसिडिक लेक वाटर होता है या रिवर वाटर होता है वो भी एक्वाटिक लाइफ को क्या कर देती है, किल कर देती है. कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ऑफन एडेड टू एसिडिक लेक. कैल्शियम कार्बोनेट को अक्सर लेक में जो एसिडिक हो गया है उसमें डाला जाता है ना, लेक वाटर में, टू न्यूट्रलाइज द एसिड दैट कम्स फ्रॉम द एसिड रेन. जो एसिड रेन से एसिड उसमें एक्सेस हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डाल देते हैं लेक वाटर में. ठीक है, हम लोग नहीं डालते हैं, वो गवर्नमेंट डालती है. चलिए सी फिगर 36. ओके, ये आपका 34 हो गया, 36 अभी आएगा. दिस प्रिवेंट द फिश इन लेक फ्रॉम बीइंग किल्ड. वो लेक में फिश को किल होने से बचाता है कौन, कैल्शियम कार्बोनेट. अगर एसिड रेन होने की वजह से लेक में ज़्यादा एसिडिटी आ गई तो. एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स. एसिड और भी प्लैनेट्स पे प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश कलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इस सल्फ्यूरिक एसिड से इस कलर के वीनस जो प्लैनेट है वो बना हुआ है. ठीक है ना. ओके, सो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट वीनस. तो इस वजह से जो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, अब वहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है वीनस प्लैनेट पे. ठीक है. ओके, फोर्थ क्या हम लोग देख रहे थे, pH चेंज इन डेली लाइफ. ठीक है ना. सम इम्पॉर्टेंट pH चेंज इन डेली लाइफ में हम लोग 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं. फोर्थ, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर. केमिकल वारफेयर से हम लोग मतलब सेल्फ डिफेंड कैसे करते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, थ्रू केमिकल वारफेयर्स. चलिए देखते हैं सेल्फ डिफेंस कैसे होगा. मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर इनमीज़. बहुत सारे जो जानवर होते हैं और पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं शत्रु से, इनमीज से, बाई इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसेस इनटू देयर स्किन. क्या करेंगे, मान लो कोई इंसान गया उनके पास, है ना, ऐसे इंसेक्ट हैं कि इंसान, जैसे चींटी है, चींटी के पास इंसान गया, अब उनको डर लगा, वो क्या करेंगे, तुरंत इजेक्ट कर देंगे. क्या इजेक्ट कर देगा, लाल वाली चींटी तो मिथेनोइक एसिड इजेक्ट कर देता है, CH3OH, मिथेनोइक एसिड को वो इजेक्ट कर देता है. अब वहाँ पे मतलब एसिड बर्निंग होने लगेगी, जिस जगह स्किन पे वो क्या करता है, इजेक्ट करता है ना अपना एसिड, वहाँ बर्निंग होती है. इसीलिए आप देखेंगे लाल वाला जो छोटा वाला चींटी काटती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन. जब हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो जब किसी पर्सन को स्टिंग करती है, मतलब हिंदी में वो छेदना बोलते हैं, जब छेदती है तो इट इज इंजेक्ट्स एन एसिड. वो क्या करती है, हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो इंजेक्ट कर देती है एसिड. ठीक है ना, एसिड का एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट कर देती है इनटू द स्किन, स्किन के अंदर, विच कॉजेज इमेंस पेन एंड इरिटेशन. बहुत ज़्यादा दर्द देता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उससे, है ना. इफ़ द बी स्टिंग्स अ पर्सन देन रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा. अगर एक पर्सन को जो हमारी हनी बी है स्टिंग कर ले, मतलब काट ले, तो क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन जो है ऑन द स्टंग
एरिया जहाँ पे मधुमक्खी ने स्टिंग किया है वहाँ उस एरिया पे बेकिंग सोडा के जो है सोल्यूशन जो है ले करके ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। ठीक है, मतलब उस पर क्या करेंगे हम लोग लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे जो बर्निंग हो रही थी वो कम हो जाएगी। ठीक है ना। दिस इज़ बिकॉज बीइंग अ बेस बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक लिक्विड इंजेक्टेड बाई बी स्टिंग एंड कैंसल्स इट्स इफेक्ट। जो बी स्टिंग की वजह से हमारे अंदर स्किन के अंदर एसिड पहुंच गया था, उस पर बेकिंग सोडा जब हम लोग लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है एसिड वाला। व्हेन अ वास्प स्टिंग जैसे हड्डा जो होता है वो मार दे, है ना, इट इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। अब जो हनी भी थी तो वो तो एसिडिक सोल्यूशन डाल रही थी अंदर, है ना, लेकिन वास्प स्टिंग जो होता है इसमें क्या होता है, जो हड्डा होता है पीले कलर वाला, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक सोल्यूशन होता है उसके स्टिंग में, है ना, वो स्किन के अंदर बेसिक डाल देता है, तब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो इफ़ अ वास्प स्टिंग अ पर्सन, अगर जो वास्प है स्टिंग कर ले किसी पर्सन को, देन रबिंग अ माइल्ड एसिड लाइक विनेगर जो अचार वगैरह जिसमें पड़ता है उसी को विनेगर बोलते हैं, एसिडिक एसिड जो होता है, इसको अगर आप लगा देंगे, अगर वास्प स्टिंग लग गया है कहीं, हड्डा ने छेद दिया है, ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ, तो मतलब जहाँ पे भी स्टंग किया गया है उस एरिया में रिलीफ मिल जाएगा। दिस इज़ बिकॉज बीइंग एन एसिडिक सब्सटेंस विनेगर न्यूट्रलाइजेज द अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्टेड बाय द वास्प स्टिंग के द्वारा जो बेसिक सोल्यूशन हमारे अंदर चला गया था स्किन के, वो एसिडिक एसिड क्या करता है या विनेगर क्या करता है, उससे रिलीफ दिला देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एंड कैंसिल इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। प्लीज नोट दैट अ बिंग्स स्टिंग इज एसिडिक वेयर एज वास्प स्टिंग इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। एंड आंट्स स्टिंग इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक मतलब CH3OH जो अभी बताया है, तो आंट स्टिंग मतलब जो चींटी का स्टिंग होती है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन काजिंग बर्निंग पेन। एक पर्सन की स्किन पे वो क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड डाल देते हैं, है ना, स्टिंग के जरिए। बीइंग एसिडिक एंड आंट स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइजेज बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। ठीक है, अफेक्टेड एरिया पे हम लोग क्या लगा देते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं, है ना। चलिए, प्लांट्स आर नो बेटर देन एनिमल्स। प्लांट्स क्या है, एनिमल्स से बेटर बहुत नहीं है। सम प्लांट्स आल्सो गिव पेनफुल स्टिंग्स, मतलब एनिमल्स तो दर्द देता है इंसानों को, प्लांट भी क्या होते हैं, पेनफुल स्टिंग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल नेटल इज़ अ वाइल्ड हर्बेसियस, जो नेटल है वो वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट है ना, फाउंड इन द जंगल में मिलता है ये, कौन, नेटल, है ना। द नेटल लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, उसके पास क्या है, स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। व्हेन अ पर्सन हैपन्स टू टच द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट एक्सीडेंटली, अगर कोई पर्सन नेटल वाले इस प्लांट को टच कर ले, है ना, नेटल लीव्स वाले प्लांट को एक्सीडेंटली टच कर ले, द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू इट। अब प्लांट भी क्या करेगा, इस जो मतलब ये चीज़ है, इससे पर्सन की स्किन में क्या कर देगा, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देगा। अब क्या होगा, वही जो चींटी के काटने पे बर्निंग सेंसेशन होता है वही वाला इसमें भी होगा, है ना। द स्किन ऑफ द पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन, उसको क्या होगा, जहाँ पे जिस जगह पे नेटल लीफ वाला स्टिंग लगेगा वहाँ पे बर्निंग पेन होगी। द नेटल स्टिंग बीइंग एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग बेकिंग सोडा, जो नेटल लीफ वाली स्टिंग लग गई इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ऑन द स्किन। इवन नेचर इटसेल्फ हैज़ प्रोवाइडेड रेमेडी फॉर द नेटल स्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डॉग प्लांट, है ना। डॉग प्लांट जो है वो नेटल लीफ के जो स्टिंग लग जाने से एसिडिक पेन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचर ने खुद क्या बना दिया है, डॉग नाम का प्लांट बना दिया है, डॉग नाम का, है ना। अ ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर द नेटल लीफ स्टिंग इज टू रब द स्टंग एरिया ऑन द स्किन ऑफ अ पर्सन विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। अब मान लो किसी को नेटल लीफ वाला स्टिंग लग गया, उसको डॉग प्लांट क्या करेंगे, डॉग प्लांट को उस पर रब कर देंगे, सही हो जाएगा। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स द नेटल प्लांट इन द जंगल का जो नेटल लीफ प्लांट होगा ना, नेटल प्लांट होगा, उसी के नीचे क्या रहेगा, डॉग प्लांट भी रहेगा, है ना। एक्चुअली द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट कंटेन सम बेसिक केमिकल्स इन देम विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक स्टिंग ऑफ द नेटल प्लांट लीव्स एंड गिव्स रिलीफ। ओके, वी आर नाउ इन पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग पढ़ लिए। अब आप लोगों का एसिड बेस खत्म हो गया, अब आप लोग का स्टार्ट होगा साल्ट, ठीक है ना। साल्ट पढ़ना है,
सॉल्ट में पढ़ने के बाद द pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन देखेंगे, फिर कॉमन सॉल्ट है ना, उसके बाद थोड़ा यूजेस वगैरह देख करके वॉशिंग सोडा देख लेंगे है ना, वॉशिंग सोडा के साथ साथ और भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लेंगे है ना। चलिए, और इसके बाद कुछ और प्रोसेस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह देखने के बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 2 लेक्चर और कम से कम लगेगा, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, मतलब 3 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो गया हम लोग पूरा शुरू से क्वेश्चन आंसर करके इसको कंप्लीट कर देंगे है ना। फिर हमारा जो भी बाकी का है उसको हम लोग आगे फर्दर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।